हाय फ्रेंड्स, ओके सीओ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एमपीटेड सीडीपी 30 क्वेश्चन सीरीज का यह 32वां पार्ट है और 31 पार्ट हम लोगों ने कर चुके हैं। और इन सभी सीरीज में लगभग 30 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो 1500 प्लस क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं पूरे सीरीज में। तो चलो इस सीरीज को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएँ या शेयर करें, जिससे उन लोगों तक भी ये मटेरियल पहुँचे और सबको लाभ हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में डांट का अनुभव कराया जाना चाहिए। जॉन डीवी महोदय के अनुसार आपको बताना है कि बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में किसका अनुभव कराया जाना चाहिए। ऑप्शन देखो, नियम का, अनुशासन का, प्रायोगिक जागरूकता या फिर लोकतंत्र का। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड बाय द चिल्ड्रन इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन्स। रूल्स के लिए, डिसिप्लिन के लिए, या एक्सपेरिमेंटल अवेयरनेस के लिए, या फिर डेमोक्रेसी के लिए। तो देखो, जो जॉन डीवी के बारे में ये सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है या फिर वो जिस चीज़ को मानता था तो डेमोक्रेसी, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन, इन सब चीज़ों के फेवर में वो थे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा पहले का 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास की अवस्थाओं का सही क्रम आपको बताना है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज ऑफ, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ता, या फिर नहीं कि उल्टे पुल्टे हैं, प्रौढ़ता, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ता, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसको तो बेसिकली हम लोग जब डीएलएड बीएलएड करते हैं तो ये सबसे कॉमन होता है, पेडागोजी सेक्शन या फिर सीडीपी सेक्शन, तो इन दोनों में काफ़ी होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ये एक बेसिक ऑर्डर होता है, पहला नंबर जिसे आप नोट कर सकते हो। सेकंड का आंसर पहला, हालांकि ये सबको पता होगा, मुझे पता है। तो चलो इसमें ज़्यादा समय लगाते नहीं हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। गले में थोड़ी बहुत खराश है, कोई नहीं, हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। गरीब बच्चे के विकास के लिए प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। आपको बताना है गरीब बच्चों के विकास के लिए क्या वातावरणीय जोखिम कारक हो सकता है। डायरिया हो सकता है, HIV हो सकता है, चेचक हो सकता है, या मधुमेह। बेसिकली इन रोगों का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ ज़्यादा फैलाव होता है, तो उसके एप्लीकेशन के रूप में आप देख कर इसके आंसर को दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मेजर इन्वायरमेंट रिस्क फैक्टर फॉर पुअर चिल्ड्रन डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा HIV जो होता है, जो पुअर चिल्ड्रन में होता है उनमें ज़्यादा एफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि HIV का लक्षण बहुत खतरनाक होता है। इनमें इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। ठीक है, तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी प्रभावित होता है इससे, HIV से। तो इसका सेकंड हो जाएगा, एंटीबॉडी कोलैप्स कर जाती है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय क्या हैं, आपको बताना है। किशोर अपराधी यानी एडोलेसेंस या फिर उसे जुवेनाइल डेलिक्वेंट कह सकते हो, क्रिएटिव मेजर्स आपको बताना है उसके बारे में। तो किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय, या फिर क्या कर सकते हो, कठोर अनुशासन बनाए रखना, पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से उसका उपचार कर सकते हैं, या फिर पृथक उपचार या कठोर दंड। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिहेबिलिटेशन एंड करेक्शन प्रोग्राम, या फिर आइसोलेट ट्रीटमेंट, या फिर रिगरस पनिशमेंट। तो जो 4 का आंसर हो जाएगा सेकंड, ये सबसे बेस्ट होता है। पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के माध्यम से उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो 4 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है? निजी भाषण और आत्मनियमन को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट स्पीच एंड सेल्फ रेगुलेशन। विच थ्योरी इनकरेज प्राइवेट स्पीच एंड सेल्फ रेगुलेशन? तो इसको किसने प्रतिपादित किया, प्रोत्साहित किया? जेरोम ब्रूनर ने, जीन पियाजे ने, हैटी महोदय ने, या फिर लेवाइस्की महोदय ने? तो इसके लिए तो आप लोग जानते ही हो, इमेज में देखो।
ये रहा वाइगोत्स्की थ्योरी की। इनका जो प्रमुख पोर्शन क्या है, कल्चरल टूल्स थ्योरी है, प्राइवेट स्पीच या फिर सेल्फ स्पीच थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्षेत्र में। ये तीनों थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा प्राइवेट स्पीच और सेल्फ रेगुलेशन की बात कौन कर रहा है, वाइगोत्स्की महोदय। 5 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं है पूछा है, नेगेटिव सेंस में पूछा है। कई बार हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चंस के आंसर गलत कर देते हैं। तो अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, परिवर्तन या फिर विनियमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक एस्पेक्ट नहीं, 3 है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा चेंजेज, परिवर्तन। परिवर्तन चीज इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं पाई जाती, बाकी इसमें अभिव्यक्त, मूल्यांकन और विनियमन तीनों होते हैं। तो 6 का आंसर 3rd, नेगेटिव सेंस में। क्वेश्चन नंबर 7, वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। भाषा अर्जित करने के बारे में पूछ रहा है, नहीं लैंग्वेज एक्वायर्ड, द ऑर्डर इन विच लैंग्वेज एक्वायर्ड। तो कुछ ऑर्डर दिए हैं आपको ऑप्शन में, कथन, श्रवण, पठन, लेखन, श्रवण, कथन, लेखन, पठन, लेखन, पठन, श्रवण, कथन, श्रवण, कथन, पठन, लेखन। ये कुछ ऑप्शन है, इसमें बताना है कि किस ऑर्डर से। ऑर्डर बेसिकली पूछा है यहाँ पे, क्रम हिंदी में बोलो। तो इसका एक साथ ठीक है, सुबोपाली, सुबोपाली। इसका मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्रवण, कथन, पठन, लेखन, ये वाला 4th नंबर। इसे सुनना, बोलना, कथन यानी कहना यानी बोलना, पढ़ना और लिखना, ये रहा। ठीक है, इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, समान छात्रों के साथ साथ वंचित समूहों के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार क्या कहलाता है। समान छात्रों के साथ साथ वंचित समूहों के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार आपको बताना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, अनन्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। द टाइप ऑफ एजुकेशन wherein students of disadvantaged groups are taught along with the normal students is called inclusive education, exclusive education, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो देखो इसमें आप लोग पता ही होगा, समावेशी शिक्षा में चाहे वो जिसमें जितने प्रकार के भी चिल्ड्रन हो, चाहे वो स्पेशल कैटेगरी को, दिव्यांग कैटेगरी के हों या फिर एवरेज हों, एबव एवरेज हों, सारे चिल्ड्रन को इकट्ठा पढ़ाया जाता है। इसका एक ठीक है, इसका इंग्लिश नहीं है, कोई नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन का आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। ठीक है, जो कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए बनाया गया है। 8 का आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 9, सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। आपको बताना है सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। तो अंतर्वेशन कहेंगे, सार्वभौमिकरण, अस्तित्ववादी या फिर पार्श्वीकरण। द स्टेट ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द मेनस्ट्रीम सिस्टम ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड। तो इंक्लूजन, यूनिवर्सलाइजेशन, एक्सटेंशलाइजेशन या फिर मार्जिनलाइजेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मार्जिनलाइजेशन यानी 4, पार्श्वीकरण। 9 का आंसर 4। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हम लोगों को क्लिक करना होता है बहुत ही कम टाइम में, जिससे कि समय को अधिक से अधिक उपयोग करें अपने हार्ड सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए डाटा बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक मूर्तिकार किस प्रकार की बुद्धि को रखता है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है। संगीत यानी म्यूजिकल बुद्धि, स्थानिक यानी स्पेशियल इंटेलिजेंस या फिर पारस्परिक या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर लिंग्विस्टिक यानी भाषा संबंधी बुद्धि। एक्सकल्चर नीड्स बोलते भी नहीं बन रहा है, ये देख लो। क्या भी जो भी है, डाट इंटेलिजेंस टू बी सक्सेसफुल। तो आपको बताना है म्यूजिकल, स्पेशियल, इंटरपर्सनल या फिर लिंग्विस्टिक। इमेज देखो इसको, ये रहा इमेज। इसमें दिखाया गया है एमी इज रियली गुड एट ड्राइंग एंड पेंटिंग। ठीक है, ये चिल्ड्रन बोल रहा है। तो क्यों बोल रहा है, दैट्स बिकॉज हर विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इज
क्वाइट हाई। तो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, देखो, क्योंकि ये ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा कर लेता है ये चिल्ड्रन। तो यही पूछा है कि मूर्तिकार भी क्या करता है, बेसिकली ड्राइंग अपने दिमाग से या फिर उसके दिमाग में जो भी ड्राइंग होती है उसी को बाहरी रूप में प्रदर्शित करता है, मकान बनाने में, घर बनाने में, इन सारी चीज़ों में। तो ठीक है, यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से कौशल में शरीर और हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? उत्कृष्ट मोटर कौशल में, उत्कृष्ट गति कौशल में, सकल मोटर कौशल में, शारीरिक गतिविधि बुद्धि में। व्हाट स्किल इन्वॉल्व द स्मॉल मसल्स की बेसिकली बात कर रहा है, ऑफ द बॉडी एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मूवमेंट स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी काइनेस्टिक स्किल्स। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये रहा ये देखो, इसमें फाइन मोटर कौशल का यूज किया जा रहा है। इसमें फाइन मोटर कौशल मतलब बेसिकली छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि उंगलियों का भी प्रयोग करना, और ग्रॉस मोटर स्किल्स में बड़ी चीज़ों को मतलब पूरे हाथ से पकड़ना, और फाइन मोटर स्किल्स में पेन को पकड़ना, छोटी मतलब सारी उंगलियों का यूज कर सकता है, इसी को यह बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा भी यही है, हाथ आंख समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, तो किसमें होती हैं? फाइन मोटर स्किल्स, उत्कृष्ट गति कौशल में। जबकि ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स ये नहीं है, ये है पहला नंबर। 11 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहा जाता है, जिससे बच्चा करता है? यानी बच्चा पहली बार जो बोलता है वो बैबलिंग करता है ना, बहुत ही छोटे इन्फेंसी स्टेज में, तो उसे आपको क्या बोल सकते हो? बड़बड़ाहट, टेलीग्राफिक स्पीच, या फिर रोना, वाक्य विन्यास। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ मीनिंगलेस स्पीचेस दैट ए बेबी मेक्स कार्ड? बैबलिंग, टेलीग्राफिक स्पीच, क्राइंग, या फिर सिंटैक्स। तो ये स्टेज भी देख सकते हो। ये देखो, एक जो चिल्ड्रन है ये बोलने की कोशिश कर सकता है, तो क्या बोलेगा? बैबलिंग करेगा, काका, नाना, जो भी है, मामा। तो यहाँ पे 12 का जो आंसर हो जाएगा पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है? ठीक है, पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाना है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे हैं, मतलब कोई व्यवहार बना रहे हैं, उसके लिए जो नकारात्मक उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन। What principle is being used when a negative stimulus is removed from the environment in order to ensure that a behavior persists? ठीक है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव पनिशमेंट या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, इमेज के माध्यम से पहले मैं समझा देता हूँ। ये देखो, एक इमेज है जिसमें पहले इमेज में क्या दर्शाया जा रहा है? बेबी विल नॉट स्टॉप क्राइंग, मतलब वो एक बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो पेरेंट गिव बेबी पेसिफायर, मतलब एक रोता हुआ खिलौना उसके सामने उसके पेरेंट्स ने रख दिया है, तो मतलब वो रो रहा है तो उसको शांत कराने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट नहीं बल्कि रोने के स्थान पे रोने को ही यूज किया जा रहा है। वहाँ पे तो जो चिल्ड्रन है वो शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट होगा उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, मतलब उसको दुलारा नहीं जा रहा है बल्कि उसी टाइप की चीज़ों को प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव रिइंफोर्स का यही कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होते हैं। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा 4, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 14, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा या न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? इवान पावलोव महोदय ने क्लासिकल कंडीशनिंग से क्षेत्र में काम किया था, तो इसमें आपको बताना है कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो है तो क्या था उसमें। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें से एक बेल बजाई जाती थी। मैं उसको इमेज दिखाता हूँ, अभी पहले ऑप्शन देखो, लाला श्रवण,
या फिर भोजन, या फिर घंटी, या फिर कुत्ता। यहाँ पे लार श्रवण होगा, सेलिब्रेशन। व्हाट वाज द न्यूट्रल स्टिमुलस इन इवान पावलोव्स फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग? सेलिब्रेशन, फूड्स, बेल, डॉग। ये रहा कुछ, ये इमेज रहा क्लासिकल कंडीशनिंग के बेस पे। जैसे कि बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है, एक डॉग है और एक बेल है, जो कि दोनों का कोई संबंध नहीं होता है, और इसी बेल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस। यही पूछा है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है। फिर उसके बाद कंडीशन होता है, मतलब उसको भोजन दिया जाता है, उसी टाइम घंटी भी बजाई जाती है। तो अगली बार जब घंटी बजाई जाती है तो उसे पता चल जाता है कि मुझे भोजन मिलने वाला है। और फिर लास्ट में जितनी बार घंटी बजाई जाती है उसके मुंह से लार आते हैं। तो यही आंसर है। जिसमें पूछा है कि न्यूट्रल स्टिमुलस के बारे में आपको बताना है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, घंटी। फर्स्ट टाइप में घंटी, क्योंकि घंटी का उसका शुरू में कोई संबंध नहीं होता है, फिर बाद में उसका कंडीशन हो जाता है। तो 14 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15। तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक डॉट डॉट के साथ समाप्त होता है। आपको बताना है तर्क में एसोसिएशन जो है एक समस्या शुरू होता है और किसके साथ समाप्त होता है, स्वप्न के साथ, समस्या के साथ, समाधान के साथ, सभी के साथ। इन रीजनिंग द एसोसिएशन बिगन विथ ए प्रॉब्लम एंड्स विथ ए सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, एक समाधान के साथ समाप्त होता है। 15 का आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि, क्या इंगित करते हैं जुड़वा अध्ययनों के परिणाम? आनुवांशिकता और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं, या फिर न तो आनुवांशिक और न ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं, या फिर आनुवंशिकता कारकों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर वातावरणीय कारकों की तुलना में आनुवांशिक कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो बेसिकली इन रिलेशन टू डेवलप ऑफ इंटेलिजेंस द रिजल्ट ऑफ ट्विन स्टडीज इंडिकेट दैट। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, दोनों के माध्यम से ही किसी चीज़ को अध्ययन किया जाता है, बालक की डेवलपमेंट को। ठीक है, तो 16 का आंसर यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन रेयर केस में होते हैं, लेकिन लकली होते हैं जिनके लिए ये पेपर ऐसे होते हैं। तो शास्त्रीय अनुकूलन पर पावलोव के सिद्धांत ने वर्तमान में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुशंसा को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये आपको बताना है किस प्रकार प्रभावित किया है। तो शिक्षक रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं और शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं, या फिर शिक्षक को कक्षा में हो रही हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान देना चाहिए, या फिर शिक्षकों के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य होता है और समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं, या फिर ये सबसे बड़ा है, इसी को आप लोग टिक करना चाहिए अगर आप लोगों को ऐसा देता है। शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। तो उसी इमेज से हम लोग समझ भी सकते हैं, इमेज के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होगा। यही इमेज देखो, इसमें देखो एक कंडीशन डेवलप हो जाता है। आप लोग अगर समझोगे इस थ्योरी को, तो उसमें अगर हम लोग किसी भी व्यवहार को कर रहे हैं तो एक कंडीशन हो जा रहा है। अब इसमें पॉजिटिव कंडीशन कर रहे हैं, नेगेटिव कंडीशन करेंगे, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव कंडीशन करना चाहिए और गलत व्यवहार पर उनको दंड भी देना चाहिए। तो यही बोला जा रहा है। 17 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें क्या होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ADHD होता है, ऑटिज्म होता है, या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता डिसऑर्डर होती है। ये डिसेबिलिटी सब क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते हैं, ये डिसेबिलिटी के क्वेश्चन है। तो आपको यहीं पे बताना है कि डर की भावना सबसे ज़्यादा किसमें महसूस होती है। ये देखो, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी GAD का सिम्टम्स हैं कुछ। एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, नीचे से देखो, रेस्टलेसनेस या फिर फटिग्स भी होते हैं, एक्सेसिव एंग्जाइटी एंड वरी, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, इंक्रीज मसल्स एक एंड सोरनेस, मसल्स में जो है तनाव काफ़ी होता है,
इम्पेयर्ड कनेक्शन कंसंट्रेशन, जो है आपके माइंड में संकुचन होता है माइंड की मसल्स में। इरिटेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। और डिफिकल्टी स्लीपिंग, सोने में भी समस्या होती है। इस प्रकार से एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कुछ लक्षण दिखे हैं, और यही यहाँ पे डर का जो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है इसी में पाया जाएगा। तो 18 का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। दृष्टिकोण के अनुसार आपको बताना है कि दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो किस दृष्टिकोण के अनुसार? समाज सांस्कृतिक, मानवतावादी, मनोविश्लेषण, व्यवहारिक। चाइल्डहुड बिकम ए सेंट्रल फैक्टर्स फॉर द बिहेवियर एज एडल्ट अकॉर्डिंग टू अप्रोच है सोशियो कल्चरल, ह्यूमनिस्टिक, साइको एनालिटिकल या फिर बिहेवियरल। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मनोविश्लेषण। देखो मनोविश्लेषण के में जो होता है, इसी के अध्ययन के माध्यम से वयस्कों के रूप में क्या व्यवहार होगा उसको तय करते हैं या फिर खोजते हैं। तो ये बचपन में इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यही पे एक थ्योरी बनी होती है। तो 19 का आंसर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। ठीक बात है, जब जानकारी दृष्टिगत रूप से प्रस्तुत की जाती है, मतलब कोई जानकारी दी जाती है तो अधिक प्रतिक्रिया करते हैं कुछ बच्चे। यह उनके डाटा को संदर्भित करता है, प्राथमिकताओं को, विचार को, रुचियों को, अधिगम शैलियों को। Some children are able to process more when information is presented visually। ठीक है, विजुअली की बात कर रहा है। This refers to their, क्या रेफर्स करते हैं? प्रेफरेंसेस, आइडिया, इंटरेस्ट या फिर लर्निंग स्टाइल्स। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा लर्निंग स्टाइल। ठीक है, 20 का आंसर 4। लर्निंग स्टाइल जितनी बढ़िया होगी, जितने प्रकार के होंगे, उतने ज़्यादा उन चीज़ों को वो प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, 20 का आंसर 4। 21 देखो। विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान यानी सेंट्रल फोकस किस पर होना चाहिए? मार्गदर्शन के लिए दोस्त पर होना चाहिए फोकस, उसका जो ध्यान है, माता पिता पे, पड़ोसियों पे या फिर स्वयं पे। हु इज द सेंट्रल फोकस फॉर एन इंडिविजुअल टू गेट गाइडेंस इन स्कूल्स? तो ऑन सेल्फ होना चाहिए, स्वयं पे। ठीक है, 4। क्वेश्चन नंबर 22। बोबो डॉल यानी बोबो गुड़िया का प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था? हु प्रपोज्ड द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट? बंडूरा ने, एरिक्सन ने, पाउलो ने, वाइगोस्की ने। तो ये तो काफ़ी फेमस थ्योरी है और सबको पता होगा। ये रहा बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, दिया किसने था? तो अल्बर्ट बंडूरा महोदय थे। ये रहे अल्बर्ट बंडूरा महोदय, जिन्होंने ये एक बोबो डॉल की एक्सपेरिमेंट दिया है। ये दूसरा इमेज है, जिसमें क्या एक्सपेरिमेंट है, मतलब कुछ बच्चों को इमेज में दिखाया जाता है एग्रेसिव, पहले बड़े बच्चों को दिखाया जाता है एग्रेसिव बच्चों को, जिसको बोबो डॉल पे अटैक करते हैं। फिर वो छोटे बच्चों को उसी इमेज को दिखाया जाता है, फिर स्क्रीन को दिखाया जाता है, तो वो भी वैसा व्यवहार करते हैं। इसी को बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो किसने दिया था? यहाँ पे सीधे नाम पूछा है, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बंडूरा महोदय लगा के आगे निकल जाना था। 22 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए? जीन पियाजे, जीन लेव, जॉन फेरल, जॉन डूवी। हु बिलीव दैट टीचर्स शुड टीच बाय अपीलिंग टू स्टूडेंट्स नेचुरल इंस्टिंक्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड क्रिएट? जीन पियाजे महोदय, जीन लेव, जॉन लेवे, जॉन फेरल या फिर जॉन डीवी ने। तो 23 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा जॉन डूवी महोदय थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 23 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम, ये क्वेश्चन हर एक पेपर में रिपीट किया है, काफ़ी फेमस है और इसको हमेशा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछेगा ही हमेशा, मुझे लगता है, क्योंकि हर पेपर में इन्होंने प्राथमिकता दी है इस टॉपिक को, मास्लो हायरार्की। ठीक है, शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो दक्षता आवश्यकता, विकास आवश्यकता, महत्वपूर्ण आवश्यकता, न्यून आवश्यकता। इनके जो नाम में बहुत ज़्यादा ये लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इन मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स द टॉप लेवल नीड्स इज नोन एज एफिशिएंसी नीड्स, ग्रोथ नीड्स, इंपॉर्टेंट नीड या फिर डेफिशिएंसी नीड्स। तो इसका भी इमेज है, ये देख लो मास्लो की हायरार्की। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स, और ये ऊपर से है
हालांकि नीचे से अगर देखोगे तो नीचे से इनका स्टार्ट हो जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट वगैरह चीज़ें होती हैं। फिर सेफ्टी नीड्स होती है जो पहली प्राथमिक हो जाती है। फिर उसके बाद बिलोंगिंग नीड्स एंड लव नीड्स होती है। फिर स्टीम नीड्स होती है, ज़रूरत होती है। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी है। ठीक है, तो यही आपको बताना था यहाँ पे कि सबसे ऊपर क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपने आप को जानना, यानी ग्रोथ नीड्स। यहाँ पे आप इसको नामों को अगर देखोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर नाम कौन बैठेगा, ग्रोथ नीड्स। 24 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, माता पिता लिंग स्टीरियोटाइप में कैसे सहायता करते हैं। बचपन के साथी समूहों को लिंग लाइंस के हिसाब से अलग किया जाता है, या फिर स्कूल पुरुष और महिला से छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों को जोड़ देते हैं। माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट स्कूलों में रखते हैं, या फिर माता पिता बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं। हाउ डू पेरेंट असिस्ट इन जेंडर स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप के से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। 25 का आपको बताना है इसमें क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप में पेरेंट की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट माता पिता अपने बच्चों को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं कि आप इस प्रकार के कपड़े पहनो, जो भी है, या फिर गर्ल्स है या फिर बॉयज है। 25 का आंसर 4 होगा। ठीक है, माता पिता सोसाइटी के अनुसार काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कर रहा है, सीधे सीधे पूछ रहा है किसने दिया। हु प्रपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस फाउंड यूनिवर्सली इन ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, तो आपको बताना है, मैं ईमेल दिखा देता हूँ। गिरार्ड द लेड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड चॉम्स्की महोदय ने 1965 में दिया था। ये क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है उसमें पहले से एक ऐसा डिवाइस होता है, या फिर कुछ कह सकते हो इनेट एबिलिटी होती है, जिसके माध्यम से वो लैंग्वेज को ग्रहण करता है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, सीधे नाम पूछा है तो आपको बता देना है चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 27, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कि कंडीशनड स्टिमुलस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स के बीच में जो डिस्क्राइब द ग्रेजुअल स्टॉपिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इन दोनों के, तो क्या होगा, रिइंफोर्समेंट, शेड्यूल, पनिशमेंट, स्टेपिंग, या फिर एक्सटिंक्शन यानी पुनर्वलन, अनुसूचित, दंड, निरूपण या विलोप। तो उन दोनों के बीच में जो क्रमिक ठहराव होता है उसको क्या बोल सकते हो, विलोप, एक्सटिंक्शन। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंशिएशन ए चाइल्ड विथ ए स्पेशल नीड्स, जिसे अपना गृह कार्य पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, या फिर जिसका क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, जिसके साथियों के साथ खराब संबंध है, या एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। तो आपको ये बताना है इसका आंसर। 28 का आंसर क्या हो गया, जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है, सेकेंड नंबर। ठीक है, अलग करने की महत्वपूर्ण विशेषता है विशेष बच्चों से, 28 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29, सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के लिए इनको कहा जाता है शिक्षण की विधि, शिक्षण रणनीतियाँ, शिक्षण के सूत्र, या फिर शिक्षण के तकनीकें। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजी, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, या फिर टेक्निक ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे आप सबको बताना चाहेंगे, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो चलो उसको आंसर देखते हैं। 29 का आंसर क्या होगा, आपने सोच रखा होगा। यहाँ पे जो होता है प्रस्तुत करने की जितने प्रकार की विधियों को क्या बोल सकते हैं, शिक्षण के स्रोत, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स। अब हम मैक्सिमम ऑफ टीचिंग के कुछ मैं उदाहरण बता देता हूँ इमेज के माध्यम से। ये देखो, मेन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या कह सकते हो,
बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। इसमें कुछ 9 रूल्स दिए हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, known to unknown, seen to unseen, concrete to abstract, partial to general, whole to part, indefinite to definite, psychological to logical, imperial to rational। तो ये है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सूत्र, जिसका उपयोग चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात यानी सेरेब्रल पाल्सी को डार्डा द्वारा प्रस्तावित किया गया और लोकप्रिय बनाया गया। गार्डनर महोदय के द्वारा, पियाजे महोदय के द्वारा, विलियम जॉन लिटिल के द्वारा या विलियम ओस्लर के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछा है। तो आपको शब्द प्रमस्तिष्क घात यानी ये मस्तिष्क से रिलेटेड अंगघात बताया है। तो इसका एक इमेज भी देख सकते हो, ये रहा, ये प्रॉब्लम है। सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि ये देखो सेकेंड वाला जो चिल्ड्रन है इसमें इसके थोड़ा सा माइंड में डिफेक्ट दिखाया जा रहा है, इसके मसल्स, माइंड मसल्स में। इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। तो यही होता है। दिया किसने था ये पूछा है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा 30 का 4 सर विलियम ओस्लर ने दिया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस की अपेक्षा नहीं होती क्योंकि सीडीपी में ऐसे क्वेश्चंस किसी भी डिसेबिलिटी या फिर बीमारी से क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको पता रहेगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगला सीरीज बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे कल। तो अगर आप लोग पिछला सीरीज नहीं देखे हो तो ज़रूर देखो, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।